बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में इमरान खान और जेल इंतज़ामिया के दरमियान तलखलामी हुई है और इमरान खान की जनरल बाजवा से लड़ाई की मुकम्मल कहानी कप्तान ने आज इससे पर्दा उठाया है मुकम्मल तौर पर। इसकी तफसील भी मैं व्यूअर्स आपके सामने रखूंगा। लंदन प्लान में काजी साहब क्या मुलव्विस थे और फिर 7 फौजी अफसरान गिरफ्तार हो गए। जनरल फैज से क्या ताल्लुक है और नून लीग की अहम बैठक में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने क्या वो लेट गए, उनके हवाले से क्या बातें कही हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको जो सबसे पहली खबर है वो दे दूं कि एक तो हमाद अजहर साहब, उन्होंने पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी बुनियादी वजह वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। मैंने आपको ना 1 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आवाज़ उठाना शुरू की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतहाई सख्त किस्म की एक ग्रुप बंदी है और लीथल किस्म की ये ग्रुप बंदी थी जिसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। इमरान खान की अदम मौजूदगी में बहुत सारे लोग पार्टी को हाईजैक करके अपना मकसद पूरा करेंगे। कुछ लोग फेम के लिए आएंगे, कुछ लोग कुर्सी के लिए आएंगे, कुछ लोग इलेक्शन के लिए आएंगे और कुछ लोग किसी का आलाकार बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना किरदार अदा करेंगे। और ऐसा हुआ। खान साहब ने बहुत सारे लोगों को फारिग किया, बहुत सारे लोग अब फारिग होने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी भी पार्टी की जड़ों को खोखला करने का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए। और हमाद अजहर का पार्टी से जाना, इस्तीफ़ा देना, पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने पंजाब की सदारत से हाथ खड़े कर लिए हैं और उसकी बुनियादी वजह उनके मुताबिक ये है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, अडयाला जेल तक मेरी रसाई नहीं है। जो लोग अडयाला जेल जाते हैं वहाँ खान साहब से मुलाकात करते हैं, एक गलत बयानिया इमरान खान के सामने रखा जाता है पंजाब को लेकर और हम अब इसका सामना नहीं कर सकते और एहतजाजन इन प्रोटेस्ट उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। व्यूअर्स, ये नुकसान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? बिल्कुल होगा जी। पंजाब के अंदर हमने हमाद अजहर की 2 रोज़ पहले जो रैली थी उसमें एक वीडियो देखी। हमाद अजहर ने मोटरसाइकिल पकड़ी और वो लाहौर की सड़कों पर नजर आए, लेकिन इनका सड़कों पर नजर आना शायद किसी को पसंद नहीं आया और पार्टी के अंदर इनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो लॉबिंग थी वो दोबारा से मुतहरिक होती है। फिर बिलाखिर उन्होंने जो इजहार यकजहती इमरान खान के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर निकल कर किया, पंजाब में किया। और हम हमेशा से कहते रहे कि जब पंजाब हरकत करेगा, जब पंजाब एक्टिव होगा तो यकीनन ये तहरीक जो है इसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो इसीलिए नज़र रखी गई और हमाद अजहर जो है अब पार्टी की अंदरूनी सियासत से नाराज़ होकर उन्होंने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। और आपको ये भी खबर दें कि अलकादिर ट्रस्ट केस की जेल में बाकायदा समाअत हुई है और खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। पहले तो जी उन्हें रोक दिया गया था कि वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और इमरान खान की आपस में तलखी हुई। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू शुरू की और वो रोकते रहे, लेकिन खान साहब नहीं रुके। खान साहब ये कहते हैं कि अच्छा है कि फ़ौज में एहतसाब हो रहा है, अगर एहतसाब करना है तो फिर सबका करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़या से बराह रास्त ताल्लुक है, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ है, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती? अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं और इस पूरे वाक़े के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज एहतसाब करना चाहती है तो करे, हम उन्हें कौन सा रोक रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जी ये भी कहा कि ये जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत को गिराया, जिसे मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वही साजिश में मुलव्विस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, ये लंदन प्लान का हिस्सा थे। काजी फायज ईसा को फैज़ाबाद कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पटिशन नहीं सुन रहे। उनका मसला ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। चीफ इलेक्शन, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं। ये अब तीसरी दफ़ा आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले 90 रोज़ में उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन से भाग गए। अब ये तीसरी दफ़ा आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। हम सड़कों पर निकलने लगे हैं, पार्टी को तैयार रहने के लिए बाकायदा तौर पर कह दिया। खान साहब, पंजाब के अंदर आपका जो एक सिपाही था उसको इन्होंने गिरा दिया और वो हालात से तंग आकर पार्टी को छोड़कर चला गया है। पार्टी को बाकायदा वो छोड़ता है या नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन उसने पंजाब की सदारत से हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि फैज़ जनरल जो फैज़ है इन्हें आप हटाएं।
जनरल फैज को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। आईबी की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता। जनरल फैज को इसलिए मैंने नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ अंगेज थे। वो सुनहरी मौका था पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म करने का, हमेशा से ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरल फैज के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार सिर्फ जनरल बाजवा है। आज तमाम तालिबान हमारे खिलाफ हो चुके, रोज़ाना हमारे फौजी शहीद किए जा रहे हैं। अब जो कुछ मर्जी कर लें, ऑपरेशन कर लें, ये सरहद क्रॉस करके दूसरी जानिब चले जाएंगे और दोबारा पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। समात का हाल मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन जो 3 बातें खान साहब ने की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। आज हमारे फौजी जवान जो शहीद हो रहे हैं ना, मैं अक्सर टिकटॉक के ऊपर और जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उसमें बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आते हैं, बिल्कुल जवान बच्चे हमारे कैप्टन शहीद हो रहे हैं और ये कौम जो है वो नजराने पेश करी अपनी औलाद के, और तस्वीरें आती हैं तो यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। और ये सब कुछ आज दहशतगर्दी जो दोबारा पाकिस्तान के अंदर आई है, अगर आप तालिबान को अंगेज कर लेते और अगर उन्हें मेज़ पर बिठाकर बात करते तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। इस तनाजुर में इमरान खान ने यह बात कही कि फैज़ हमीद के जो 3 बरस से जो एक ताल्लुकात थे, जिस तरह से उनको अंगेज किया हुआ था, वो काम आ सकते थे। वो वक्त जो 3 बरस का उन्होंने उनके साथ बिताया, मुलाकात करके, गुफ्तगू करके, डायलॉग करके, ये असासा था कौम का। लेकिन अब हम मेज़ से हटकर गोली की बात कर रहे हैं। मेज़ पर आप जब बैठ जाते हैं ना, तो अगर मेज़ पर बात ना हो, मैंने पहले भी ये कहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बंदा जो दूसरी तरफ टेबल के बैठा है वो उठ के चला जाएगा। लेकिन जब गोली चलती है तो फिर लोग शहीद होते हैं। और इस वक्त हमारी जो माँ बाप हैं, ये जो जवान शहीद होते हैं, इनके माँ बाप हमारे भी माँ बाप हैं ना जी। तो ये अपने बच्चों के नजराने, जानों के नजराने दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हालात बेहतर होते। और जनरल बाजवा ने एक सियासी जमात के कहने के ऊपर ये पूरे का पूरा एक नैरेटिव बनाया और जनरल फैज़ हमीद को वहाँ से हटा दिया गया। आज पाकिस्तान के अंदर व्यूज़ पता क्या हो रहा है, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये बहस हो रही है कि जनरल फैज़ का ताल्लुक इमरान खान से था। जनरल फैज़ सहूलतकारी इमरान खान के लिए करते रहे, जनरल फैज़ के लिए इमरान खान लॉबिंग करते रहे। लेकिन जो असल मसला है वो दहशतगर्दी का है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आती है, यहाँ पे गदर मचाती है और फिर वापस चली जाती है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारा पाकिस्तान कब तक आखिर कुर्बानियाँ देता रहेगा? हमने इन लोगों को इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में पिछले 30-35 बरस इनकी मेहमान नवाजी की, और वो जो एक बहुत बड़ा एक ऐसा महाज खोलकर अमेरिका यहाँ से चला गया, हम हमेशा से उसकी बात मानते रहे। लेकिन हमने अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को अमेरिका की सियासत और आपस की सियासत के तनाजुर में जो है कुर्बान कर दिया। अब ये जो सिलसिला जोड़ने की बार बार इमरान खान से कोशिश की जा रही है जनरल फैज़ की, इसके ऊपर लाहौर में एक मीटिंग हुई है। मैं आपको आगे चल के ना उस मीटिंग का भी मुकम्मल हाल अहवाल बताता हूँ कि वहाँ पर क्या फैसले किए गए और अब बाऊजी को क्या खतरा है और उन्होंने क्या हदायत जो है वो जारी की हैं। मेरी लाहौर में 2-3 सहाफ़ियों से बात भी हुई और फिर जो अंदर लोग मौजूद थे, एक से मैंने रब्ता भी किया। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, एक सवाल है पाकिस्तान में, और हमारे कुछ दोस्तों ने भी ये पूछा कि जनरल फैज़ हमीद का जो एक एपिसोड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ और मजीद लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये नून लीग जितने स्टेटमेंट्स दे रही है ना, जितने बयानियां बना रही है, वहां तो सरकार अपनी लड़ाई शुरू हो गई है और ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने आ गए हैं। और वहां पर क्या हुआ मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इमरान खान को फायदा और तहरीक इंसाफ को फायदा ये होगा कि कौम को पता चल गया कि जनरल फैज़ कितनी गेम खेल रहे थे अपने लिए, किसके लिए। अगर वो सियासत में कहीं पे मैनूवरिंग कर रहे थे सियासत के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी रिपोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन जो हकायक इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जनरल फैज़ को आपने वहां से हटाया जो तालिबान से अंगेज थे, इसका नुकसान पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर हमने देख लिया है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि आपको जनरल फैज़ के हवाले से तो आपने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, अगर सबूत आप तक पहुंचते हैं और अगर आप उन सबूतों की बुनियाद पर किसी सिविल अदालत में केस चलाएंगे तो ये सबूत कभी भी इनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा,
خان صاحب کو پیغام کوئی پہنچا رہا تھا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ثبوت ریاست کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تھے تو یقیناً اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ لیکن کیا ایسے ثبوت موجود ہیں اور کیا ان ثبوتوں کو آپ پاکستان کی کسی عدالت میں خان صاحب کے خلاف استعمال کریں گے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ٹویٹس کر کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 78 مزید لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ایک نیٹ ورک جو ہے وہ وہاں سے پکڑا گیا ہے جو خان صاحب کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ عمران خان آج بھی بھائی جیل کے اندر ہے۔ سہولت کاری کیا ہو رہی تھی؟ 9 مئی کا بیانیہ آپ نے بنایا، عمران خان نے سب کچھ کروایا، اس کے ثبوت عدالتوں میں نہیں آپ بھیج سکے اور اب اسے جنرل فیض حمید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اور اگر ثبوت ہیں تو بالکل کارروائی کریں اور ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور جو سخت سے سخت سزا ہے نا وہ دیں اگر واقعی ریاست کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے میں یہ تمام لوگ ملوث تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب 9 مئی ہوا اور عمران خان کہاں تھے؟ وہ جیل میں تھے اور لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن ایک سٹیپ آگے جا کر جب تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا اور پھر پابندی کی بات اور دیگر معاملات ہم نے دیکھے، انہیں عمران خان کی ذات تک آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا ہوگا۔ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ جتنی مرضی بیانیے بنائیں، اس کا عمران خان کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اور کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا عمران خان پاکستان میں ان کی مقبولیت میں کمی آئے گی؟ تو سرکار یہ بھی یاد رکھیے گا، ان تمام باتوں کا بھی عمران خان اور تحریک انصاف پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ عمران خان کی مقبولیت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگا اور ہر گزرتا دن اس مقبولیت کو آگے لے کر جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی ہوا، 8 فروری بھی آیا، لوگوں نے اگر یہ مقبولیت کم ہوتی تو لوگ عمران خان اور ان کی جماعت کو کیوں ووٹ دیتے؟ یہ اس کا سب سے بڑا جواب ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور باقی لوگوں کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ کہیں اور ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سماعت میں جی کیا ہوا؟ عمران خان ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جی 17 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی ہے، اور نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج 5ویں مرتبہ بھی جرا نہیں ہو سکی، اور عمران خان کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں متعدد کیسز ہیں، لہذا سماعت جو ہے ملتوی کر دی جائے۔ سماعت کے دوران بشریٰ بی بی جی روسٹرم پر آ گئی اور انہوں نے ایک انکشاف یہ کیا کہ نیب نے نئے توشہ خانہ کیس پہ مجھے سوال نامہ دیا، جیل حکام میرے کمرے سے سارے کاغذات اٹھا کر لے گئے، نیب کے سوال نامے کا جواب تیار کر رہی تھی، نیب والے پھر کہتے ہیں کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے جی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو نیب کے کاغذات بشریٰ بی بی کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور عمر ایوب کی جی جیل انتظامیہ سے تلخی ہوئی ہے، اور جیل انتظامیہ نے عمر ایوب سے یہ کہا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ عمر ایوب نے اس کا جواب دیا جی کہ یہ ISI اور MI کے کرنل اور میجر کے احکامات ہیں، ہمیں عمران خان سے سیاسی گفتگو کرنے سے کیسے کوئی روک سکتا ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لندن پلان کا حصہ ہیں، اور ان سے انصاف کی امید ہمیں نہیں ہے، عہدوں سے برطرف ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو۔ اور پھر ایک اور جو چیز علیمہ خان کی طرف سے کہی گئی، چونکہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر اصلی منصف آئیں گے یا اصلی حکومت جمہوری حکومت آئے گی، کم از کم سکندر سلطان راجہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ شبلی فراز حکمران نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام اور اس ملک کا کوئی مستقبل ہو۔ عوام عمران خان اور تحریک انصاف پر تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس طرح آگے نہیں ہم بڑھ سکتے۔ آپ ڈنڈے اور سوٹے کے زور پر پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ اگر سیاسی گفتگو کی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ سیاست پر بھی اب بات کرنا پاکستان میں ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے جی، اور کوئی سیاست کے اوپر بات نہیں کرے گا، چونکہ ایک پورا بیانیہ بنایا گیا، اور فیض حمید والا چیپٹر آپ کے سامنے کہ کس طرح اس وقت کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو پریس ریلیز ہمارے سامنے ہے اس کے اندر کیا ایسی کوئی بات کی گئی، آپ اسے جا کر دوبارہ پڑھیں، اور 9 مئی کے حوالے سے کیا کوئی ایسا ثبوت ملا جسے پریس ریلیز میں ISPR کی طرف سے کہا گیا۔ جو اب تک باتیں ہیں، اگر آپ عسکری ذرائع اور انصار عباسی کی سٹوری کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ واقعی یہ 9 مئی کے جو جتنے بھی کارروائیاں تھیں اس میں ملوث تھے۔ لیکن ابھی تک آفیشیلی جو کاغذ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ISPR کی طرف سے 9 مئی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ 7 فوجی افسران
गिरफ्तार हुए हैं जी। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया है और तीनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ज़मीन में तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से सियासी मफादात की खातिर और मिली भगत के जरिए अदम इस्तेहकाम को हवा देने से मुतल्लिक मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। अच्छा, अब इसमें ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ौज इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई ये है कि इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि फॉर द 2 years आई सपोज आप अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, उसके बाद आप जितनी मर्जी सियासत करें। तो इन्होंने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका बाकायदा आगाज़ किया और यही इनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब वो सियासी एक्टिविटीज़ अपने हल्फ के दौरान यानी 2 years का जो टाइम है उसके दौरान अगर आपने की तो ऑब्वियसली कार्रवाई होगी, लेकिन अगर 2 साल के बाद ये करते तो शायद ये कार्रवाई ना होती। मसला इन्हें सियासत के अंदर मुदाखलत का नहीं है, मसला वो 2 साल का जो पीरियड है उसके अंदर आप सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते और जो सबूत मिले गालिबन उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर अब ये कार्रवाई जो है होने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ बनाएंगी, एहतसाब का अमल है जी और ये है वो है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इनको ये था कि विदिन 2 years आपने ये काम क्यों किया, सियासत के अंदर आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक 3 गिरफ्तार रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है। 2 ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक जी जनरल फैज़ हमीद के इलाके से, चकवाल से, और वो जनरल फैज़ के राइट हैंड समझे जाते हैं जो सियासी मकासद की तकमील में उनका भरपूर किरदार अदा करते रहे। पैगाम रसानी की और दीगर मामला में भी वो शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल हैं और उनका ताल्लुक चकवाल से है। अफसरान सियासी जमात और जनरल फैज़ हमीद में पैगाम रसानी का काम करते थे। और तीसरे अफसर जी कर्नल साहब हैं, उनका नाम जी सामने नहीं आया। मजीद गिरफ्तार जो रिटायर्ड अफसरान से भी तफ्तीश में मजीद कई नाम और शवाहिद सामने आने का इम्कान है और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं और इसका फैलाव जो है वो बढ़ता जाएगा। अगला नंबर जी साकिब निसार का है। साकिब निसार साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और अब से कुछ ही देर पहले मेरी उनसे बात भी हुई, तो सवाल उनसे ये किया था कि क्या आप लंदन इसलिए आए कि आपको मालूम था कि कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, जो खबरें इस वक्त पाकिस्तान में मेरे हवाले से फैलाई जा रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं लंदन से न्यूकैसल जा रहा हूँ और 3 हफ्ते के बाद मैं दोबारा लाहौर में अपने ऑफिस पे मौजूद होऊंगा, तो इस किस्म की खबरें आप मत फैलाएं। गरीदा फ़रूकी जी वो ये कहती हैं कि जनरल फैज़ हमीद से अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हो चुके हैं कि जनरल फैज़ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मंसूबा जो गठजोड़ था जिसमें एक मखसूस सियासी जमात को फ़ायदे पहुँचाए गए, अदलिया को मैनेज किया गया, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया और दीगर कई संगीन नौयत के इल्ज़ामात इसमें साबित हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार 7 अगस्त को मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। साकिब निसार पहले दुबई और वहाँ से अब लंदन में मौजूद है। लंदन में जो इस वक्त बात हुई है वो मैंने आपको बता दी है, वो भागे नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद मैं पाकिस्तान में हूँगा। व्यूअर्स, नून लीग की एक इंतहाई अहम बैठक हुई है और इस हवाले से मेरी लाहौर में गुफ्तगू हुई है कुछ लोगों से जो अंदर भी मौजूद थे और इसके बाद कुछ सहाफ़ी जो जिनसे बाकायदा तौर पर इस मीटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की गई। मॉडल टाउन लाहौर में जी मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतही इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ थी, कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, हमजा शहबाज हैं, राना सनाउल्लाह हैं, सलमान शहबाज भी इसमें शरीक हुए। वफाकी वज़रा के अंदर जी एहसन इकबाल हैं, अता तारड़, अवैस लगारी, ख्वाजा आसिफ, अली परवेज़ मलिक, इसके साथ साथ बिलाल अज़हर क्यानी हैं, परवेज़ रशीद हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं और राशिद महमूद लंगड़ियाल ने भी इजलास में शिरकत की। अच्छा, मलिक अहमद ख़ान साहब नहीं आए और उनके हवाले से 2 बयानात चल रहे हैं। इजलास के दौरान जी फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात पर बहस की गई। साबिक DG ISI की गिरफ़्तारी के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आने वाले दबाव में किस तरह इजाफा होगा इसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को जज्बाती बयानात देने से गुरेज किया है। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला किया गया है और जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से मुजवज़ा आइनी तरमीम पर आइनी और कानूनी टीम की एक रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया गया और इजलास में अमन व अमान के क़याम के लिए भी इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई है। शहबाज शरीफ ने सियासी और अदलिया के बहरान के खात्मे के लिए पार्लियामेंट के किरदार पर इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी है
اور اتحادیوں سے رابطے کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، اور حکومت کی سیاسی میدان میں اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ ملک احمد خان صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے یہ کام پہلے کیا کہ ملک احمد خان ہیلی کاپٹر میں غالباً بیٹھتے تھے اور وہ جاتے تھے، آتے تھے، پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے، اور پھر ملک احمد خان سے بھی جی نہیں رہا گیا، وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ کبھی بھی ایکسٹینشن لینے کے حق میں نہیں تھے، وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا، چونکہ ملک احمد خان نے اس کی تردید کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، بیٹوں جیسا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بات کروں، اور یہ جواب دے کر وہ چلے گئے۔ لیکن ویورز، یہ جو معاملہ ہے نا ملک احمد خان کا اور جو جنرل باجوہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے، یہ بات آج کی نہیں ہے۔ ملک احمد خان لندن بھی آئے، یہاں پر بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، اور ملک احمد خان کا کیوں انتخاب کیا گیا، اس وقت بھی ہم یہ سوال کرتے تھے کہ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، ان کا پارٹی کے اندر کیا کردار ہے۔ لیکن ملک احمد خان واز دا جینٹلمین جو لابنگ کر رہے تھے آپ کے جنرل باجوہ کے لیے، اور اب دونوں طرف سے جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا پتہ کیا، ان کو خطرہ کیا لگ گیا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی۔ خطرہ ان کو اب یہ لگ گیا ہے کہ ہم جنرل فیض کے بارے میں بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں کہ جناب یہ کہتا تھا کہ مجھے آرمی چیف بنا دو، یہ کہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے استعفیٰ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی توقعات کے اوپر پورا نہ اترا تو پھر آپ اسے جو ہے ایکٹیو کر دیجئے گا اور مجھے ہٹا دیجئے گا۔ اور جنرل باجوہ کے علاوہ جنرل فیض حمید بھی نواز شریف کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے رہے۔ نواز شریف کو باہر نکالنے میں جنرل باجوہ کے بعد جنرل فیض کا ہاتھ تھا، اور ان کے لیے لابنگ کرتے رہے۔ اب یہ باتیں نا کھل رہی ہیں، اور نون لیگ کو خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ فوج کا کہیں یہ جو سخت موڈ بنا ہوا ہے، اور یہ ہمارے سے سوال نہ کر دیں کہ یہ ضرور بتایا جائے کہ آپ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے۔ تو اب اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پہ ہی اپنی جو ہے وہ خیریت سمجھی ہے، اور یہ پارٹی کے لیول کے اوپر اب یہ بیان جو ہے وہ دیا گیا، پالیسی سمجھ کر اب لوگ اسے اپنائیں گے کہ کوئی بھی فیض حمید کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ چونکہ جتنی بات میں آپ کو 2 دن سے کہہ رہا تھا نا کہ جتنے سٹیٹمنٹس نون لیگ نے اس پورے ماحول کے اندر دیے ہیں، تو اس سے عمران خان کی پوزیشن خراب نہیں ہو رہی بلکہ ان کی اپنی پوزیشن خراب ہو رہی ہے کہ فیض حمید سے سسر صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے کہا جی کہ کچھ نہیں چاہیے، حاتم طائی کی اولاد تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب، ایک آرٹیکل لکھا ہے حامد میر صاحب نے، یہ باتیں پہلے سے لیکن اب یہ لکھی گئی ہیں، آرٹیکلز میں آ گئی ہیں کہ نواز شریف کو نکالنے میں فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ تو فیض کا سلسلہ، جسے مریم نواز کہتی تھی نا کہ عمران خان کو جو فیض کا سلسلہ تھا، فیض یاب ہونے کا، وہ بند ہو گیا، تو فیض یاب تو آپ ہو رہے تھے۔ تو قوم سب کچھ اب دیکھ رہی ہے، اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ بیانیہ مکمل طور پر پٹ گیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ثبوت اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ثبوت بنائے نہیں جا سکتے۔ 1-1.5 برس آپ کو لگا اور ثبوت نہیں ہے، تو ویورز اگلے 150 سال میں بھی یہ ثبوت نہیں آئیں گے۔ ہاں، بیانیے ضرور بنائے جائیں گے، جس طرح فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لائن جو ڈائریکشن ہے نا، جو لوگ یہ دے رہے ہیں، جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں اور صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، وہ بھی کنفیوز نظر آتے ہیں، اور جن کو ڈائریکشن مل رہی ہے وہ بھی کنفیوز نظر آتے ہیں کہ بولنا کیا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، چونکہ ان کے بیانات انہی کے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا آج کے اس پروگرام کو، میری آج کی اس بات کو، کہ کل کردار بدل جائیں گے۔ آج جو یہ مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں نا، کل کو ان کے خلاف بھی یہی کارروائیاں ہوں گی، اور پھر ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ یاد کروائیں گے کہ میاں صاحب آپ نے جو کچھ پاکستان میں فوج کی مدد سے کیا، اور جو سپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کچھ ماضی میں آپ بھی کرتے رہے۔ آج اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں، اور ان کو بچانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔